हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, एमएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो ये वीडियो आपकी होने वाली है ये लैंग्वेज की वीडियो होगी। ठीक है, लैंग्वेज में भी ये आपकी इंग्लिश की वीडियो होगी। ठीक है, देखिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर इंग्लिश के भी क्वेश्चंस कराइए। अब हमें तो सभी का ध्यान रखना है, चाहे वो हिंदी वाले हों चाहे वो इंग्लिश वाले हों। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो हमारे हिंदी वाले ही हैं, तो हिंदी की वीडियोस भी हम ला रहे हैं और इंग्लिश की वीडियोस भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। इससे पहले जो एक पेपर था हमारा 2021 वाला, उसको हमने पूरा सॉल्व करा दिया है। इंग्लिश वालों के लिए बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो पेपर ये 2014-15 का है, इसमें पूछे गए सभी 50 प्रश्नों को हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं आप उन सभी को देख लें, क्योंकि वो सभी वीडियोस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की हैं और वो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम दोस्तों आ चुके हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन पर। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं और 50 आपके इंग्लिश के होते हैं। कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग 1 to 3 वर्ड्स। यानी 1 से लेकर 3 क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताने हैं। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। विद इन का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ के अंदर, मतलब विद इन द टाइम पीरियड आप कह सकते हैं कि किसी, जैसे मान लीजिए 4 से 5 के अंदर अंदर या एक हफ्ते के अंदर, हम कहते हैं ना कि एक वीक के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर हम विद इन 1 वीक लगाते हैं। तो इसका अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, देखिए ऑप्शन आपके सामने आउटसाइड होगा, विदाउट होगा, वेरिंग होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो विद इन मतलब किसी के अंदर अंदर, मतलब इतने टाइम के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आउटसाइड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर विदाउट हो सकता है तो विदाउट नहीं होगा, क्योंकि विदाउट आपका विद का अपोजिट होता है। ठीक है, विदाउट आपका विद का अपोजिट होता है, विद इन का अपोजिट आपका आउटसाइड ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेल। स्टेल का आपको एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले स्टेल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो स्टेल देखिए यहाँ पर आपको मैं अगर बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे हमारे सबके घर में शाम में खाना बनता है जिसके घर में, और मान लीजिए 1 या 2 रोटी बच जाती है, तो वो सुबह को आप उस रोटी को क्या कहते हो, आप कहते हो कि रोटी बासी हो गई है। ठीक है, रोटी बासी हो गई। तो स्टेल का मतलब होता है बासी, यानी जो चीज़ पुरानी हो चुकी है और जिसको आप फ्रेश नहीं कह सकते हैं। तो बासी का अगर हम अपोजिट देखेंगे तो वो क्या होगा, वो एकदम ताज़ा जो चीज़ बनी होगी, फ्रेश होगी। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देखेंगे हेव्स। और तो पहले हेव्स का मीनिंग, हेव्स का मतलब होता है जिसके पास जो मतलब वेल्दी होता है। वेल्दी यानी कि अमीर लोगों को हेव्स कह सकते हैं, जिनके पास काफ़ी सारा धन है। उसका अपोजिट आपका हो जाएगा हेव्स, नॉट ऑप्शन बी, यानी कि ये आपका गरीब के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 to 8 में क्या बताना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। अच्छा, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको बताना है कि उसमें क्या आएगा। मिस्टर पाटिल इज डैश 9th मैन टू अचीव द ऑनर फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो मिस्टर पाटिल इज अ 9th मैन, इज एन 9th मैन या इज द 9th मैन। तो देखिए यहाँ पर चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन से नंबर पर है वो, तो वो आपके 9th नंबर पर हैं। तो अगर जहाँ पर चीज़ स्पेसिफिक होती है, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि एडम वाज द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड, यानी जो वर्ल्ड में पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, वो एडम थे। तो एडम वाज द फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर भी चीज़ बिल्कुल स्पेसिफाई है, कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इससे पहले हमने यहाँ पर द लगा दिया। इसके अलावा अगर हम कहें कि इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक है और कई सालों से इंदौर सबसे क्लीन सिटी का दर्जा हासिल किए हुए है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ पूरी तरह से स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। तो इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। उम्मीद है आपको द का यूज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, माई ब्रदर हैड डैश ब्लैक एंड वाइट काउ। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 1 ब्लैक एंड वाइट काउ, अ ब्लैक एंड वाइट काउ, द ब्लैक एंड वाइट काउ या नन ऑफ दिस। तो माई ब्रदर हैड, मेरे ब्रदर के पास है, हैड मतलब थी, क्या थी, एक ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट तो इसकी विशेषता हो गई, यानी कि ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ये आपका नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। तो नाउन की वजह से यहाँ पर आपका आर्टिकल आएगा, डिटरमिनर आएगा। तो ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मोर वी गेट द मोर वी वांट। तो देखिए ये तो आपका क्या है,
ये तो आपका फ्रेज है, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, तो फिर यहाँ पर आपका द ही आ जाएगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ओनली डैश MLA कैन डू सच अ टिपिकल टास्क। यहाँ पर भी आपको बताना है कि ए और एन में से क्या आएगा। दा तो खैर यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, तो AMLA NMLA नन ऑफ दीज या दा, तो दा तो आएगा ही नहीं। तो देखिए MLA, यहाँ जहाँ पर ए और एन की बात आती है तो देखिए जो आपके वोवल साउंड होते हैं, हिंदी के जो आपके स्वर होते हैं ऐसे लेकर और ओ तक, इनकी साउंड से जो भी आपके वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम एन लगाते हैं। क्या? एन का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MLA, तो बोलने में सबसे पहले हम यहाँ पर मैं से शुरू नहीं कर रहे हैं, एम से शुरू कर रहे हैं, एम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका एन आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये जो ए और एन का यूज़ होता है ये सिर्फ AEIOU पर बेस नहीं होता है, बल्कि ये साउंड पर बेस होता है, साउंड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द लॉ हैड बीन पास्ड दिस फॉर्म ऑफ क्राइम डैश विल सीज्ड कैन सीज या नन ऑफ दिस। आफ्टर द लॉ हैड बीन पास्ड, अच्छा तो देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर यूज़ हुआ है मतलब ये पास्ट में जा रहा है तो यहाँ पर भी आपका पास्ट वाला ही आएगा, तो विल सीज नहीं आ सकता है, सीज्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर द लॉ हैड बीन पास्ड द फॉर्म ऑफ क्राइम सीज्ड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 to 11 में आपको क्या बताना है, चूज द करेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा मतलब कि वन वर्ड बताना है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वन हु हेट्स वीमेन, तो देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब डिटेल वीडियोस मैंने आपको इंग्लिश, डिटेल वीडियो भी नहीं, मैंने 2 ही वीडियो इंग्लिश की यहाँ पर कराई हैं और उनमें ही मैंने बहुत सारे आपके मीज़ो से जो वर्ड थे वो आपको बताए थे। तो मीज़ो से कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पर बनते हैं। मीज़ो का मतलब होता है आपका हेट, तो जहाँ पर भी मीज़ो शब्द आपको दिखाई दे जाए समझ लेना वहाँ पर किसी से हेट की बात की गई है। और मैंने वुमेन के लिए बताया था गायनी, गायन जहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाए समझ लेना वहाँ पर लेडी की बात हुई है, यहाँ पर वुमेन की बात हुई है। तो मीज़ो का मतलब हेट, गायन मतलब लेडी यानी वुमेन, तो वुमेन से जो हेट करता है उसे मीज़ो गायनिस्ट कहते हैं। मिज़ेंथ्रोप की जहाँ पर बात होती है तो मिज़ेंथ्रोप मतलब जो पूरे ह्यूमन काइंड से ही हेट करता है उसको मिज़ेंथ्रोप कहते हैं। और मीज़ोगेमिस्ट जहाँ पर बात, तो गेमी जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ समझ लेना कि मैरिज की बात हो रही है, तो जो मैरिज से हेट करता है वो आपका मिज़ोगेमिस्ट होता है। जो पहली 2 वीडियोस मैंने करा रखी हैं प्रैक्टिस सेट के नाम से, उनको आप ज़रूर देखें, उसमें मैंने 2021 वाला पेपर जो है वो सॉल्व करा रखा है, ठीक है, और काफ़ी डिटेल में वहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वन हु एंजॉयज ऑब्सेंस पिक्चर्स, वन हु एंजॉय ऑब्सेंस पिक्चर। ऑब्सेंस पिक्चर्स क्या होते हैं, जो आपके अश्लील पिक्चर्स होते हैं उनको कहते हैं ऑब्सेंस पिक्चर। जो उनको एंजॉय करता है वो कौन है, क्रूड, सेंसुअस, वोयर या नन ऑफ दिस। दोस्तों वो होता है आपका वोयर, यानी कि ऑप्शन सी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑब्सेंस सीन्स को यानी कि जी अश्लील पिक्चर्स को या अश्लील जो भी हरकतें होती हैं उनसे जो एंजॉय करता है वो आपका वोयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वन हु गेन्स प्लेजर सीइंग अदर्स इन पेन। दूसरे को दुखी देखकर प्लेजर प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, जो जिसे मतलब दूसरे को दुख में देखकर खुशी प्राप्त होती है वो स्पिंस्टर होता है, गवर्नमेंट होता है, सैडिस्ट होता है या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों उसको कहते हैं सैडिस्ट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु गेन्स प्लेजर सीइंग अदर्स इन पेन इज कॉल्ड सैडिस्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 से 15 में आपको सिनोनिम्स बताने हैं, सिनोनिम्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है आपको इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, मतलब अपने ही आप में रहने वाला। तो ब्रेव, ब्रेव नहीं कह सकते हैं, डिसलाइक भी नहीं कह सकते हैं, शाय। जी हाँ, जो शर्मीला होता है वो अपने आप में ही मतलब कुछ ना कुछ अपने आप से ही बातें करता है, जो शर्मीले लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पर शाई वर्ड बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैलामिटी। कैलामिटी, कैलामिटी का सिनोनिम क्या होगा, डिजास्टर होगा, एंजॉयमेंट होगा, डिफिकल्टीज होगा, फिर डिस्ट्रक्शन होगा। तो कैलामिटी वर्ड आपने तब सुना होगा जब जैसे कहीं कहीं पर बाढ़ आ जाती है या ये चक्रवात आते हैं, तूफान वगैरह आते हैं, तब आपने कैलामिटी सुना होगा। नेचुरल कैलामिटी यानी नेचुरल डिजास्टर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही की संभावना होती है, तबाही हो जाती है, वहाँ पर कैलामिटी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसका सिनोनिम जो सही होगा वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में देखिए पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब क्या होता है, पेसिफाई का मतलब होता है किसी को मतलब किसी काम के लिए मना लेना, मनाना। तो उसमें क्या होगा, टेरिफाई होगा, नहीं होगा, इंटॉक्सिकेट भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो अपीज का मतलब यही होता है कि किसी को किसी काम के लिए मना लेना, आपका पेसिफाई होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है,
टर्बुलेंट का मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा जहाँ पर होता है वहाँ टर्बुलेंट वर्ड का यूज़ होता है। तो विक्ड नहीं होगा, वायलेंट, बिल्कुल वायलेंट ही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटॉक्सिकेट जहाँ पर अभी ये आया है, तो इंटॉक्सिकेट का मतलब मैं आपको दोस्तों बता दूँ, इंटॉक्सिकेट का मतलब होता है किसी को मतलब ड्रग देकर उसके बिहेवियर को चेंज कर देना, इंटॉक्सिकेट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर इंटॉक्सिकेट वर्ड आया था तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर अभी अभी हमने बात की है, ये इस वाले क्वेश्चन में देखिए, वन हु गेन प्लीजर सीइंग अदर्स इन पेन, इसको सैडिस्ट कहते हैं। और जहाँ पर बात आती है स्पिंस्टर की, स्पिंस्टर आपका क्या होता है, जो ये गर्ल के लिए आपका आता है, और जो लड़की है मतलब कोई, और जो नॉर्मल एज होती है लड़की की, तो उससे ज़्यादा एज हो जाती है तब उस लड़की को स्पिंस्टर कहा जाता है। मतलब वन अ गर्ल हु इज़ एज्ड, मतलब मोर एज गर्ल देन यूजुअल मैरिज एज, मतलब यूजुअल मैरिज एज से ज़्यादा की जो लड़की होती है उसको स्पिंस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। पेसिफाई हमने अभी पढ़ा था, तो पेसिफाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, पेसिफाई का मतलब होता है मनाना, मतलब किसी को शांत कर देना। जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उसको मना देना या शांत कर देना। काम डाउन भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, और अपीज़ का भी मतलब यही होता है। तो 14 का भी आपका ऑप्शन यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन लगानी है, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। पहला है द कैट जम्प्ड डैश द चेयर, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, या फिर अपॉन आएगा। तो देखिए फ्रॉम तो जो इस बच्चे ने लगा रखा है किसी भी तरह से नहीं आ सकता, ऑफ भी नहीं आएगा, ऑफ और अपॉन। देखिए अपॉन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है यहाँ पर, अपॉन का मतलब होता है ऊपर से, मतलब कहीं से आकर इस पर कूद जाना। कहीं से आए हैं हम मोशन में और इस पर अगर कूद गए हैं तो इसका मतलब होता है वहाँ पर हम अपॉन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो कैट बिल्ली है मान लीजिए यहाँ पर बैठी है, यहाँ से यहाँ पर चेयर पर ये कूद गई, तो इसमें आप अपॉन का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अपॉन और ऑन में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑन का मतलब है मान लीजिए ये कोई आपका सरफेस है और इस पर कोई चीज़ अगर कॉन्टैक्ट में है, टच में है, रखी हुई है, तो वहाँ पर आप ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, आप इसको ये नहीं कह सकते हैं द बुक इज़ अपॉन द टेबल। अपॉन का मतलब कोई मूविंग चीज़ आकर वहाँ पर रुकी है, तब अपॉन का आप यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर गांधी इज़ वेल नोन ऑल दी वर्ल्ड, ओवर, वाइड, एट या इन। तो इसमें आपका यहाँ पर क्या आंसर सही होना चाहिए, मिस्टर गांधी इज़ वेल नोन ऑल द वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड के बाद आपका वाइड आएगा, या वर्ल्ड के बाद ओवर तो मुझे नहीं लग रहा है। अगर इसमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक वर्ल्ड से पहले होता तो हम यहाँ पर लगा देते थे, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर दा से पहले होता तो हम यहाँ पर अराउंड लगा सकते थे, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, या फिर वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन वाइड ही होगा, वर्ल्ड वाइड, मतलब सारे देश में, सारे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में गांधी जी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर आपके अकॉर्डिंग इसका कुछ और आंसर है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ फेयर लिटिल गर्ल सेट डैश अ रोजवुड, ठीक है, एक लिटिल गर्ल जो है रोजवुड ट्री। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए एक गर्ल बैठी है, रोजवुड कहते हैं जो आपकी शीशम का पेड़ जो होता है, शीशम का पेड़, रोजवुड ट्री यानी शीशम का जो पेड़ होता है, उसके नीचे एक लड़की बैठी हुई है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, क्या हम बिलो का यूज़ करेंगे, ठीक है, दूसरा है क्या यहाँ पर बिसाइड का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्या हम यहाँ पर अंडर का यूज़ करेंगे, या फिर हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। तो ऑन का यूज़ तो देखिए किसी भी तरह से नहीं हो सकता है, ऑन का यूज़ तो आपका ऊपर के लिए होता है, अंडर बिसाइड का भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठी है। अब नीचे बैठने के लिए हम या बिलो का यूज़ करें या अंडर का यूज़ करें। तो देखिए जब भी इस तरह से, मतलब किसी चीज़ के नीचे, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इसके नीचे अगर कोई चीज़ है तो उसके अंडर होगी। मान लीजिए कोई पेड़ है आपके सामने, ये रहा, इसके नीचे कोई बैठा है तो हमेशा इसके लिए आप अंडर का ही यूज़ करेंगे। द गर्ल इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है, तो अंडर का यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अ कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, तो यहाँ पर भी किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे होना, मतलब कांटेक्ट हो या ना हो, फिजिकल कांटेक्ट हो या ना हो, लेकिन उसके नीचे होना अंडर कहलाता है, मतलब अंडर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए अंडर और ओवर में यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसका और एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। अंडर का तो मैंने आपको बता दिया है। ओवर की बात अगर करते हैं तो अगर कोई चीज़ ओवर है, मान लीजिए ये सरफेस है, तो इसमें कोई भी आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ये आपका ओवर में कहलाता है। जैसे पंखा लगा हुआ है आप सभी के ऊपर घर में, कमरे में, अगर रूम में सीलिंग फैन लगा है तो हम कह सकते हैं कि द फैन इज़ ओवर माई हेड या फैन इज़ ओवर द बेड, ये भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा ओवर का एक यूज़ और भी है, मैं यहाँ पर आपको ओवर का बता रहा हूँ। ओवर का एक यूज़ और भी होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट हो भी सकता है ओवर के लिए और फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं भी हो सकता है। किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर करना, ठीक है, किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर कर लेना, अब उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट हो या ना हो, यहाँ पर भी आपका ओवर का यूज़ होता है। जैसे पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ठीक है, यानी कि बच्चे को ब्लैंकेट उड़ा दीजिए, ये कहेंगे तो यहाँ पर आपका बच्चे को अगर हम ब्लैंकेट उड़ाएंगे तो ब्लैंकेट बच्चे के ऊपर आएगा, मतलब कॉन्टैक्ट में होगा, तो यहाँ पर आपका ओवर का यूज़ होगा। अब कॉन्टैक्ट में नहीं होगा वहाँ, उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए जैसे दो एक खंभे हैं, इनके ऊपर कोई आपका ये बना, मान लीजिए एक नदी है, नदी के ऊपर अगर हम पुल बनाते हैं तो वो भी आपका क्या आता है, ओवर द रिवर आता है। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, तो यहाँ पर भी आपका ओवर का यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ईच चेयर वाज सोल्ड एट डैश 2 pounds। ईच चेयर वाज सोल्ड एट ओवर 2 pound, विद इन 2 pound, फॉर 2 pound या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फॉर 2 pound, ठीक है। ईच चेयर वाज सोल्ड एट, फॉर, एट और 4 क्या एक साथ आ सकते हैं, ईच चेयर वाज सोल्ड एट। अच्छा सोल्ड एट तो इसके साथ, मतलब सोल्ड के साथ एट तो आना ही आना है, सोल्ड एट। अब इसके बाद फॉर 2 pounds, फॉर 2 pounds, तो इसका ऑप्शन जो है देखिए सी ही सही होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इंग्लिश में हो सकता है कुछ गलतियाँ मुझसे हो जाएं, क्योंकि इंग्लिश से थोड़ा मेरा कॉन्टैक्ट कम ही रहा है। तो अगर कोई गलती यहाँ पर होती है तो आप कमेंट में उसका सही आंसर दे दें, जिससे कि बाकी बच्चों को उसका सही आंसर यहाँ पर पता चल सके। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, हो सकता है देखिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा नहीं रहते हैं तो फिर वहाँ पर चांसेस गलती के ज़्यादा हो जाते हैं। देयर इज़ नो डैश नो सेंस डैश व्हाट ही सेड। तो देखिए एक यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है क्या, कि देयर इज़ नो सेंस इन, तो उसके बाद हम यहाँ पर एक्शन लगाते हैं। तो ये पूरा एक फ्रेज़ होता है देयर इज़ नो सेंस इन, यानी कि उसने, मतलब इसमें कोई भी तर्क नहीं था, सेंस नहीं था, जो उसने किया या जो उसने कहा या जो उसने देखा या जो उसने बताया। तो यहाँ पर हम कुछ भी एक्शन लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले का जो आपका ये स्ट्रक्चर है ये पूरा होता है देयर इज़ नो सेंस इन। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपके सामने ये रहा, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। 21 से 25 में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो मिसेजिनेशन, अच्छा मिसेजिनेशन का बताना है कि इसमें स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी। तो 21वें का देखिए, सबसे पहले तो मिसेजिनेशन का मतलब क्या होता है। मिसेजिनेशन का मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशन या रिप्रोडक्शन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप क्या होता है, एथनिक ग्रुप होता है मतलब जैसे आपने अमेरिका में देखा होगा, कुछ मतलब बिल्कुल ही ब्लैक होते हैं और कुछ बिल्कुल ही वाइट होते हैं। तो ये आपके इनके अलग अलग एथनिक ग्रुप कहलाते हैं, मतलब वाइट का अलग, ब्लैक का अलग। तो यहाँ पर मिसेजिनेशन का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन, मान लीजिए ये ब्लैक का ग्रुप है और ये वाइट का ग्रुप है, तो उसमें एक का वाइट होना ज़रूरी है, चाहे तो वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर वहाँ पर एक वाइट है तो फिर उसको मिसेजिनेशन कहा जाता है। उन दोनों के बीच में जो रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनता है, उसको कहा जाता है मिसेजिनेशन। और ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये भी आपका थोड़ा सा टफ ही वर्ड्स यहाँ पर दिया गया है, सिजोफ्रेनिया। तो इसका सबसे पहले स्पेलिंग देखते हैं। तो इसका होता है SCH, तो ये तो होगा ही नहीं, इसके बाद C आता है। इसकी होती है SCHIZOPH, SCH, अच्छा SCH तो इसमें नहीं है, तो यही हो जाएगा सिजोफ्रेनिया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक बीमारी होती है, एक डिसऑर्डर हो जाता है जो पर्सन की सोचने की, समझने की, फील करने की और किसी भी चीज़ को क्लियरली बोलने की जो मतलब क्लियर बात कहने की जो एबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस इज़ द ऑर्डर दैट अफेक्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक, फील एंड बिकम क्लियरली।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एमरेज। लिखने में तो ये हेमरेज आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें एच आपका साइलेंट होता है, ठीक है। और इसमें इसकी पहचान ये है कि इसमें डबल आर के बाद एच आता है। हालांकि स्पेलिंग इसकी ये भी सही है, स्टार्टिंग में मतलब इतनी होती है, और इसकी एच ई से भी स्टार्ट होती है, एच ई से भी स्टार्ट होती है, लेकिन डबल आर के बाद इसमें एच आता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा ब्रेन हेमरेज, तो यही वाला हेमरेज यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पैथोज। पैथोज का मतलब क्या होता है? पैथोज का मतलब होता है दैट इवोक्स सैडनेस, मतलब कोई चीज़ जो बढ़ावा देती है, जो मतलब जो इवोक्स, जो सैडनेस को लाती है, वो आपकी पैथोज कहलाती है। और इसका जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी PATHOS। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका इसमें भी आपको स्पेलिंग, सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। तो मैन्योर, मैन्योर की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग ही देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है MAN, ठीक है, MAN के बाद OEU बिल्कुल सही है, और VRE, पहली ही स्पेलिंग इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई मतलब चतुराई भरा ऐसा काम किया गया जिससे कि तुम्हें सफलता मिल गई। मतलब कोई किसी दो पहलवानों के बीच अगर कुश्ती हो रही है, कुछ हो रहा है, तो एक ट्रिक ऐसी चल दी जीतने के लिए, तो जीतने के लिए चली गई ट्रिक जो होती है उसको आपको क्या कहते हैं? मैन्योर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा। यहाँ पर आपको क्या होता है? चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है कि क्या यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए, When I was a bachelor, I lived dash myself. I lived in myself. I lived by myself. I lived with myself. तो यहाँ या none of these, तो इनमें क्या आएगा? देखिए, जब भी इस तरह से बात होती है कि जब मैं बैचलर था, यानी जब मैं छोटा था, तो मैं किसके साथ रहता था, अपने बारे में जब बात होती है तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग नहीं करते हैं, विद का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर हम बाय का प्रयोग करते हैं। When I was a bachelor, I lived by myself। ये बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27, माई फादर वॉज अ लवर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट, काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, काइंड ऑफ स्पोर्ट, या नन ऑफ दिस। तो इसमें देखिए क्या आएगा? माई फादर वॉज द लवर ऑफ ऑल, तो ऑल के बाद यहाँ पर दोस्तों आएगा काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डैश आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। वो क्या है? टीचर है, टीचर्स है, बोथ है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर आपका इन दोनों में से क्या आएगा? टीचर आएगा या टीचर्स आएगा? मतलब कहने का ये यहाँ पर सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो देखिए, जब भी आपके सामने इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट आता है, तो उसके बाद हमेशा हमेशा आपको प्लूरल नाउन का ही यूज़ करना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? टीचर्स आएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव एवर मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा। इफ़ आई डोंट हिट देम दे डैश ऑब्लिग मी। इफ़ आई डोंट हिट देम, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्लिग मी। कुड ऑब्लिग मी, विल बी, या विल। तो आई डोंट हिट देम, यहाँ पर देखिए ये जो इतना पार्ट है ये आपका किस में है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और इसमें अब यहाँ पर कौन सा आएगा? तो देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो स्ट्रक्चर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना चाहिए। अगर इफ़ के बाद, ठीक है, अगर इफ़ के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर देखिए वैसे कॉमा आना चाहिए था, है ना, देम के बाद कॉमा। अगर इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कॉमे के बाद आपका हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना। इफ़ के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर कॉमे के बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। तो इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देते हैं। तो इफ़ के बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए यहाँ पर हमारा विल का यूज़ होगा। तो दे विल ऑब्लिज मी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। माई फ्रेंड सेड ही नेवर डैश हैविंग रीड अ मोर एन्जॉयबल बुक। मेरे फ्रेंड ने कहा कि ही नेवर, अब देखिए सैड उसने कहा तो मतलब बात पास्ट की चल रही है। रिमेंबर नहीं कह सकते, रिमेंबर्स भी नहीं कह सकते, और रिमेंबर्ड तो पास्ट की बात है, तो यहाँ पर रिमेंबर्ड ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग रीड अ मोर एन्जॉयबल बुक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का आपके सामने ये रहा। 31 से 35 तक आपको क्या बताना है? सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स
बताना है कौन सा आएगा। इफ़ इट डैश टुडे आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, मतलब यहाँ पर विल रेन, शैल रेन, मे रेन या फिर रेन्स। तो इसमें यहाँ पर ये बात कही गई है कि यदि आज बारिश होती है तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो देखिए आई शैल नॉट गो टू। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको ऊपर वाले प्रश्न में क्या बताया था, एक बार आइए रिमाइंड कराता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि यदि इफ़ के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर कॉमे के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। अगर इसके अपोजिट नहीं, इसी में अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर क्या था, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया गया, फ्यूचर इंडेफिनिट वाले में आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया। अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट दे दे और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक दे सकता है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन पर गौर करते हैं। 31वां क्वेश्चन जो है आपके सामने, इफ़ इट डैश टुडे आई शैल नॉट गो टू स्कूल। इफ़ आया है, उसके बाद आपका लास्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट आया है, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आप विल नहीं लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे, मे नहीं लगाएंगे, रेन्स लगाएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ़ इट रेन्स टुडे, ठीक है, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आई विश आई डैश द किंग ऑफ हेवन। आई विश आई डैश द किंग ऑफ हेवन वाज, विल बी, वर या वुड। यानी यहाँ पर इच्छा जताई गई है कि मेरी इच्छा है कि मैं हेवन का राजा होता। तो जब भी इस तरह की हम विश करते हैं, इच्छा करते हैं, तो उसमें हमेशा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कोई भी हो, कोई सा भी पर्सन हो, उसमें हमेशा हमेशा आप वर का यूज़ करेंगे। आई विश, वैसे तो आई के साथ कभी भी वर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जब विश की गई है तो यहाँ पर आई के साथ वर आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई विश आई वर द किंग ऑफ हेवन, या ये कहें कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ USA, या कुछ भी आप कह सकते हैं। कोई ऐसी इच्छा जो थोड़ी बड़ी हो, तो वहाँ पर इच्छा करने के लिए आप आई के साथ या मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने ये रहा, वन मस्ट लव डैश नेशन। तो वन मस्ट लव डैश नेशन, तो यहाँ पर देखिए आपको पजेसिव प्रोनाउन बताना है। मतलब इसका कहने का ये है कि व्यक्ति को अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, ये यहाँ पर है। तो अपने राष्ट्र से, तो यहाँ पर अपने के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, देयर आएगा या फिर वंस आएगा। तो वन का जो आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है दोस्तों वो होता है वंस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो डी आएगा, वन मस्ट लव वंस नेशन। हिज किसका आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो ही का होता है। हर आपका शी का होता है। देयर आपका दे का होता है, ठीक है, देयर्स, देयर नेशन, दे मस्ट लव देयर नेशन, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। वन के लिए आपका वंस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ईदर ही और हिज फ्रेंड डैश डन इट, ठीक है, ईदर ही और हिज फ्रेंड डैश डन इट, हैव, हैज़, विल हैव या फिर वुड। तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि ईदर और। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। यदि आपके सामने ईदर और आए, ईदर और या फिर नीदर नॉर होता है एक, नीदर नॉर, मतलब अगर इस तरह के स्ट्रक्चर में आपके पास सेंटेंस आता है ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, फिर बट ऑल्सो, नन बट, नॉर और, मतलब इस तरह के बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर होते हैं। मेनली आपके यही हैं, क्या क्या, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और या नन बट, जो सब मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर इनसे मतलब इस स्ट्रक्चर में आपका सेंटेंस दिखाई देता है तो वहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आती है, तो जो दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दो हैं, एक तो ये ही है और हिज फ्रेंड है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसके नियर ये है, तो हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हिज फ्रेंड आपका यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो ईदर ही और हिज फ्रेंड हैज़ डन इट। अब देखिए यहाँ पर भी इसने थोड़ा सा खेल खेला है। अक्सर ऐसा आता है ईदर ही और हिज फ्रेंड्स, इस फ्रेंड को फ्रेंड ना देकर फ्रेंड्स देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ये फ्रेंड है, सिंगुलर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स होता तो फिर हम यहाँ पर हैव का यूज़ करते। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर यहाँ पर हिज फ्रेंड्स होता तो फिर हम हैव का यूज़ करते। तो अभी इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। आई डैश टू दिल्ली येस्टरडे।
तो ये आपका सिंपल पास्ट में बनेगा, क्योंकि अगर पास्ट में आपका टाइम दिया होता है तो उसको आप सिंपल पास्ट में बनाते हैं। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 टू 40 में आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपके कुछ रूल्स होते हैं, तो चलिए क्वेश्चन में ही आपको उन रूल्स को हम बता देंगे। गीता सैड टू मी, जहाँ पर भी सैड टू लिखा होगा उसको आप क्या करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे, और जो कॉमा है कोमे को हटाकर आप दैट लगा देंगे। तो गीता टोल्ड टू मी राम हैज़ गॉन टू हिज स्कूल। देखिए, ये डायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी ने अगर कोई बात कही है तो उसकी बात को मैं बिल्कुल ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि मतलब वह स्कूल जा रहा है, उसने मुझे बताया कि वह स्कूल जा रहा है, तो उसके वर्ड्स को मैंने आकर यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही बता दिया। अब मैं अगर इसे अपने वर्ड्स में बोलूँ कि उसने मुझे बताया था कि वह स्कूल जा रहा था, तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, गीता सेड टू मी, गीता ने मुझे बताया कि राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। अब अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूँ तो गीता टोल्ड मी, गीता ने मुझे बताया कि राम हैज़ गॉन, हैज़ मतलब ये तब की बात थी, लेकिन अब मैं अपने शब्दों में बता रहा हूँ, तो ये आपका जो हैज़ है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका हैड में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये पास्ट की बात मैं बता रहा हूँ। तो गीता टोल्ड मी दैट राम हैड गॉन टू स्कूल। तो आपका अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉय सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपके क्या होते हैं, जिन सेंटेंस में आपको कोई ऑर्डर देखने को मिले, कोई कमांड देखने को मिले, कोई एडवाइस देखने को मिले, या फिर कोई रिक्वेस्ट देखने को मिलती है, तो वहाँ पर आपकी उन्हें क्या कहते हैं, आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इनको सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या होता है, इनमें जो चेंज होता है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये वो आपकी किस में चेंज हो जाती है। देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी या तो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाती है, या फिर एडवाइज्ड में चेंज हो जाती है, रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाती है, कमांडेड में, या फिर प्रपोज्ड में चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। तो ये जो आपकी यहाँ पर चेंज होगी, ये प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगी। द बॉय प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। ठीक है, दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। द टीचर सेड गीता लुक्स वेरी क्यूट। टीचर ने कहा कि गीता बहुत क्यूट दिखती है। तो इसको देखिए कैसे चेंज करें, सैड है तो सैड ही रहेगा, सैड टू समथिंग होता तो फिर हम इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, द टीचर सेड दैट गीता लुक्ड वेरी क्यूट। ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, बिल्कुल सही है। द टीचर सेड दैट गीता लुक्स, देखिए इसने इसको चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। द टीचर सेड दैट गीता वुड, ये वुड तो आ ही नहीं सकता इसमें, तो इसलिए ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए, अगर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि ये है, अगर ये आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई एग्जांपल नहीं आया है, नहीं तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा सकता था। चलिए फिलहाल चलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टीचर सेड दैट गीता लुक्ड वेरी क्यूट। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया है। 38 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने ये रहा, माई सिस्टर सेड टू मी आई लव्ड प्लेइंग चेस। अच्छा, आई लव्ड प्लेइंग चेस। तो सबसे पहले देखिए सेड टू है तो ये आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो माई सिस्टर टोल्ड माई फ्रेंड दैट, मतलब जो ये कॉमा हट के यहाँ पर दैट लग जाएगा। तो माई सिस्टर टोल्ड माई फ्रेंड दैट शी लव्स, लव्स नहीं आ सकता है क्योंकि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में आपका क्या आता है, हैड आ जाता है, तो हैड आपका किस में है, इसमें हैज़ है, तो ये नहीं होगा। हैड आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। माई सिस्टर टोल्ड माई फ्रेंड दैट शी हैड लव्ड प्लेइंग चेस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करा रखे हैं, लेकिन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि इनडायरेक्ट दे दे और फिर इसको डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करा सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट ओबे मी इफ़ यू वांट टू क्योर्ड।
ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको सलाह दी गई है कि मुझे फॉलो करो अगर तुम्हें ठीक होना है, डॉक्टर ने कहा है पेशेंट से। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर सलाह दी गई है, एडवाइस दी गई है, तो इसको हम सेड की जगह पर एडवाइज्ड लिख देंगे। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, ठीक है, एडवाइज द पेशेंट। अब यहाँ पर आपका दैट नहीं आएगा, यहाँ पर आपका दैट नहीं आएगा, टू ओबे हिम इफ़ ही वांटेड टू बी क्योर्ड। तो पहला ही आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द डॉक्टर रिक्वेस्टेड द पेशेंट टू ओबे हिम इफ़ ही वांटेड टू बी क्योर्ड। अच्छा, रिक्वेस्ट नहीं, डॉक्टर रिक्वेस्ट क्यों करेगा भाई, वो तो सलाह देगा, रिक्वेस्ट डॉक्टर कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप बीमार हैं तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। द डॉक्टर टोल्ड भी नहीं आएगा क्योंकि उसने एडवाइस दी है। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 to 45 में क्या करना है, पैसिव वॉइस में। अच्छा, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव सेंटेंस दिया होगा तो पैसिव सेंटेंस हमें बताना है। तो एक्टिव पैसिव आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, वाई डिड योर मदर राइट सच अ लेटर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका योर मदर, और लेटर जो है मतलब सच अ लेटर, ऐसा लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो अगर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव का ध्यान रखते हुए इसको यहाँ पर करेंगे। तो वाई ही रहेगा, वाई चेंज नहीं होगा, वाई। अब डिड की जगह पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सच अ लेटर के हिसाब से आएगी, ठीक है। और जो आपका ये डिड है यानी कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये आपका वाज वर्ब में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वाज में चेंज हो जाएगा, और अगर प्लूरल है तो वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो सच अ लेटर, एक लेटर की बात की गई है, सच अ लेटर वाज आएगा, तो वाई नहीं रहने देंगे, यहाँ पर डिड की जगह पर वाज लगा देंगे, तो वाई वाज सच अ लेटर, ठीक है। थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद, थर्ड फॉर्म बाई योर ब्रदर, ठीक है, बाई योर ब्रदर, वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाई योर ब्रदर। तो पहला ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तब देखते हैं दूसरे में क्या दिक्कत है। तो वाई इज नहीं आ सकता है, इज नहीं आएगा। इज आपका कब आता है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं, तब आपका इज एम आर उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाता है। वाई हैज़ भी आपका यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी हम यहाँ पर कर रहे हैं। हु वुंडेड हिम, जब देखिए हु वाले में थोड़ा सा अलग होता है, हु वाले में हम बाद में बाई नहीं लगाते हैं बल्कि स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं, बाई होम। वुंडेड हिम, वुंडेड है यानी कि आपका ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं वाज या वर में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो बाई होम वॉज ही, तो ही है तो ही के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर वॉज आ जाएगी, बाई होम वॉज ही वुंडेड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, माई मदर विल नेवर हेल्प मी, माई मदर विल नेवर हेल्प मी। तो जहाँ पर भी विल शैल आता है तो उसका आपका क्या होता है, सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट होना ही है, उसके बाद आपका विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो माई मदर ना, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे आई के साथ। वहाँ पर आई के साथ देखिए कभी भी विल नहीं आता है, तो आई के साथ हम यहाँ पर विल वाले को तो हटा देंगे, मतलब आ जाता है जो कंपल्शन हो या फिर कमांड हो इस तरह के सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे। माई मदर विल नेवर हेल्प मी, तो आई विल नेवर बी आएगा, बिल्कुल सही है। हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई के साथ और फिर जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आई शैल नेवर बी हेल्प्ड बाई मदर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, योर टीचर हैड नॉट रिटन योर चैप्टर, योर टीचर हैज़ नॉट। अब इसको देखिए, इसमें क्या करना है, जहाँ पर भी आपको हैज़ दिखाई दे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, हैज़ के साथ हैज़ बीन लगा देंगे, ठीक है, हैज़ के साथ बीन। अगर आपको ये याद ना रहे कि किस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, तो अगर देखिए सेकंड फॉर्म अगर आ रही है तो वाज वर्ब में चेंज कर देना। अगर आपका सिंपल मतलब डू डज आ रहा है या सिंपल एस या ई एस लगा हुआ है तो आप इसे एम आर में चेंज कर देना। हैज़ लगा हुआ है तो उसको हैज़ बीन या हाँ तो उसको आप हैज़ बीन में चेंज कर देना। इस तरह से ही इनको फटाफट से कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो योर चैप्टर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय योर टीचर, ऑप्शन इसकी यही सही है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि कमी क्या है। योर चैप्टर इज़ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है। योर चैप्टर हैड नॉट, हैड भी नहीं आएगा क्योंकि ये आपका पास्ट में नहीं है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए ऑप्शन
ए जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, योर चैप्टर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय योर टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द टीचर विल गिव यू अ बुक। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें आपके दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब द टीचर विल गिव यू अ बुक। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं और तब यहाँ पर इसको हम आंसर दें। तो देखिए वैसे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को हम सब्जेक्ट बनाकर इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए जैसे अगर मैं यू को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो यू ही रहेगा, तो यू के बाद आ जाएगा विल। अब देखिए विल शैल वाले में मैंने आपको बताया था विल के बाद बी आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यू विल बी गिवन अ बुक, बाय के साथ टीचर, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यू विल बी। अगर हम बुक को अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाते हैं तो अ बुक विल है तो विल बी गिवन बिल्कुल सही है टू यू बाय द टीचर। तो देखिए ये दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी जो है बहुत ए एंड बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं तो ऑप्शन सी ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर देखिए दोनों ऑप्शन नहीं दिए होते और इनमें से सिर्फ कोई भी एक ऑप्शन दिया होता तो आप उसको यहाँ पर टिक कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है। देखिए इस पेपर की मेरे पास आंसर की नहीं है, तो जो भी ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बिल्कुल अपने खुद करके ये करा रहा हूँ, तो इसमें गलती कुछ हो सकती है। अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट में उसको ज़रूर बता देना, जिससे कि मैं उसको हाईलाइट करके और बच्चों को भी बता सकूं कि किस क्वेश्चन में क्या गलती है। अब यहाँ पर आपका पैसेज आ गया है, पहले पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद उसके आंसर्स को देने हैं। तो यहाँ पर मैं एक आपको बात बता दूं, जब भी आपके पास पैसेज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पैसेज नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पैसेज देखते ही आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पर पहुंचना है, पहला क्वेश्चन देखना है। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए गुड सिटीजन इज। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए गुड सिटीजन इज व्हाट, टू बी बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, टू सेटिस्फाई द वैली, टू प्रोटेक्ट द फैमिली या नन ऑफ दिस। तो आपको इस क्वेश्चन को माइंड में रखना है। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे द कैरेक्टर बिल्डिंग इन द अबव पैसेज मीन्स। अबव पैसेज में कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब क्या है, इसको भी माइंड में रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे वी कैन सर्व आवर कंट्री बाई, हम अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं किसके द्वारा। 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पैसेज की रीडिंग करनी है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन अगर आपके माइंड में रहेगा तो पैसेज को पढ़ते पढ़ते ही उसके आंसर आपके माइंड में आने लगेंगे। अब देखिए पढ़ते हैं फटाफट। द फर्स्ट थिंग दैट अ गुड सिटीजन हैज़ टू डू इज सेट अबाउट बिल्डिंग अप हिज हर करेक्टर। ठीक है, तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इसी से रिलेटेड था, तो फटाफट हम यहाँ पर आ जाएंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए गुड सिटीजन इज टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग करेक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए हमको मिल गया है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं थोड़ा और इसको। Character. No one is too young to begin learning how to be brave, truthful, honest, and the early you begin, the easier it will be when you grow up. If you want to serve your country, you have to force yourself to do the hardest work, whatever the cost. अब देखिए हमने यहाँ पर अभी क्वेश्चन पढ़ा था, तो सर्व द कंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 48वां। वी कैन सर्व आवर कंट्री बाई, कैसे, हेल्पिंग द साइंटिस्ट, वर्किंग हार्ड एट एनी कॉस्ट, या हेल्पिंग द पेशेंट्स। तो कैसे कर सकते हैं, अब देखिए पैसेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू सर्व योर कंट्री यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू डू दी हार्डेस्ट वर्क वट एवर द कॉस्ट। यानी अगर आप अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं कि तुम्हें अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा हार्डेस्ट वर्क के लिए, चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वह इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्किंग हार्ड एट एनी कॉस्ट। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 47वां क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है, तो क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट आंसर हमें नहीं मिला है, देखते हैं एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। करेक्टर बिल्डिंग इन द अबव पैसेज मीन्स, करेक्टर बिल्डिंग का मतलब क्या, डेवलपिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, डेवलपिंग विट, नर्चरिंग मोरल वैल्यूज़, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला है अभी तक इतना पढ़ने के बाद कि डेवलपिंग मतलब करेक्टर बिल्डिंग का मतलब क्या है। तो करेक्टर बिल्डिंग का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करना नहीं होता है, बल्कि मोरल वैल्यूज़ को नर्चर करना होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना विवेक यहाँ पर यूज़ करना है और आंसर को देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर क्या है, की टू हार्ड वर्क इज़ व्हाट। अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, और हमने यहाँ पर पढ़ लिया है एट एनी कॉस्ट, इट मे बी वेरी प्लीजेंट, फॉर एग्जाम्पल टू लाई इन बेड इंस्टीड ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, बट इफ़ यू डू सो यू विल मिस योर लेसन, be late for school and have a bad report at the end of term. Remember that the men and women whom we honor and respect would have achieved nothing if they had been lazy.
तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि यदि जिन मैन और वुमेन की आज हम ऑनर करते हैं, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको कुछ भी अचीव नहीं कर पाते अगर वो भी इसी तरह लेज़ी होते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि आपको जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर आकर काम करना पड़ेगा, तभी आपका भी ऑनर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर की टू हार्ड वर्क क्या है, हार्ड वर्क कैसे कर सकते हैं आप, लेजीनेस नहीं हो सकती है, यूजिंग क्लेवर मीन्स नहीं, हार्ड वर्क एंड डिवोशन, डिवोशन के साथ हार्ड वर्क करना आपका क्या है, की टू सक्सेस है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, द सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज मैन एंड वुमेन, मैन एंड नेशन नहीं, मैन एंड नेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें वुमेन के बारे में बात की गई है। ग्रेट मैन एंड ग्रेट वुमेन 1% हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है, ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन, ड्यूटीज़ ऑफ ए गुड सिटीजन मतलब एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या है। हाँ, तो इसको हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सबसे पहले तो इसने क्या कहा है, देखिए बिल्डिंग अपना करेक्टर को बिल्ड करना है, उसके बाद इसने कहा है कि कंट्री को सर्व करना है, तो ये कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ ये दिखा रहा है। और नीचे भी आपने इन्हीं से रिलेटेड चीज़ दी गई है कि आप स्कूल के लिए लेट हो सकते हैं यदि आप जल्दी नहीं उठते हैं और सोते रहते हैं। और लास्ट में इन्होंने कहा है कि जो जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी अचीव वो नहीं कर पाते यदि वो भी इसी तरह लेजी होते। तो यहाँ पर हम बिल्कुल जो ऑप्शन सी है उसको इसका टाइटल दे सकते हैं, द ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 2014 के एमएड एंट्रेंस में आए हुए हमने यहाँ पर सभी 50 प्रश्नों को कर लिया है। ये पेपर आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का पेपर था जिसको अभी अभी हमने सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा पेपर यहाँ पर समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चंस। यदि किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मिस्टेक है तो कमेंट में उसको ज़रूर बताएं, हम एक बार फिर से उसको चेक करेंगे और अगर वो सही रहता है तो फिर उसको हम कमेंट में पिन करके बता देंगे जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर हेल्प हो सके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक बार छोटा सा लाइक करके हमें मोटिवेट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए